बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लैम्डा म्यू थ्योरम प्रूफ करेंगे। ये एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें हम हर एक स्टेप को समझेंगे। कोई भी स्टेप हम एजम्पशन पे या कंडीशन पे नहीं छोड़ेंगे कि ऐसा होता है तो आप इसको मान के लिख लें। इस थ्योरम को समझने के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ पर थ्योरम को समझाने से पहले वो प्री रिक्विजिट्स आपको समझानी है। वो प्री रिक्विजिट इसलिए भी समझना जरूरी है कि आपकी आगे की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर नंबर 2 में और एक्सरसाइज है या जो अगले टॉपिक हैं उनमें ये सारी इस्तेमाल हुई हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये पूरी मैकेनिक्स में ही इस्तेमाल हुई हैं। तो इसलिए इन प्री रिक्विजिट्स को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा इसलिए भी कि जब मैं ये थ्योरम आपको प्रूफ कर रहा हूँगा तो आप मेरे साथ पूरी तरह कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर हर एक स्टेप में चल क्या रहा है। जो प्री रिक्विजिट्स हैं मैट्रिक की हैं तकरीबन, जिसमें मैट्रिक के थ्योरम नंबर 1, 3, 5, 7 और 11 है। इसी तरह मैट्रिक फिजिक्स का स्केलर वेक्टर का चैप्टर है और कुछ थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं जो मैट्रिक की फिजिक्स में नहीं है। तो प्री रिक्विजिट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा ये सेटअप क्या है। इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। यहाँ आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन कहलाता है जहाँ पे दोनों एक्स वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसकी राइट साइड पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये हमारा सेटअप है। अब हम सबसे पहले प्री रिक्विजिट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि सबसे सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट। हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है इस एक्स वाई प्लेन पे कहाँ मौजूद है, इसकी क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है इसकी। तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये करली ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं और इसके बीच में दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो सबसे पहला नंबर है ये एक्स एक्सिस की पोजीशन कहलाती है। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं। आपने जो इसकी पोजीशन को फॉलो करना है इन लाइन से आप इजीली देख सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सबसे पहले एक्स की पोजीशन लिखी होगी तो देखें इस पॉइंट की भी एक्स की पोजीशन क्या है, 3। उसके बाद कॉमा लगा होगा, फिर वाई की पोजीशन लिखी होगी तो अभी y की पोजीशन क्या है, 2। तो ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, हमेशा हम x की पोजीशन पहले लिखेंगे और y की बाद में लिखेंगे। ये जो पॉइंट के जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, यानी ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो हमेशा हम x पहले लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं इस पॉइंट की। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5। हम देख लेते हैं ये x एक्सिस पे 5 पोजीशन पे मौजूद है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 4। ये y एक्सिस पे 4 पोजीशन पे मौजूद है। इसी तरह इस पॉइंट को अगर हम और दूसरी जगह ले जाएं, सबसे पहले x लिखा होगा तो -6 पोजीशन पे और y कोऑर्डिनेट 4th पोजीशन। यहाँ देखते हैं कि x y कोऑर्डिनेट्स क्या है, वहाँ कर लेते हैं। x जो है -5 है तो देखें x -5 है और y कोऑर्डिनेट -4 है। यहाँ देखते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x +4 है और y -4। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए या इसकी पोजीशन हो गई। इसके बाद अब पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट नंबर 2, वो है वेक्टर, जो हमारा मेन टॉपिक है। वेक्टर के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। हम एक और पॉइंट बना लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, इसकी आप पोजीशन देख सकते हैं 7 और 5 है। मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये वेक्टर है। अगर आप इसको देखें कि इस वेक्टर को एक तरफ हेड बना हुआ है और दूसरी तरफ हेड नहीं है। जहाँ हेड नहीं है उसको हम वेक्टर की टेल कहते हैं और ये वेक्टर का हेड है। देखें बिल्कुल उसी तरह जैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे 2, अगर तीसरी डायमेंशन होती z एक्सिस भी होता तो यहाँ तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाता कॉमे के बाद। यहाँ भी आप देखें कि ये वेक्टर के 2 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं और वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो पहला कॉम्पोनेंट जो आपको नजर आ रहा है, पहला नंबर वो x कंपोनेंट है, x पोजीशन पे के हिसाब से, और जो दूसरा है वो y कंपोनेंट है, y पोजीशन के हिसाब से। जो पहला नंबर x कंपोनेंट है वो x एक्सिस के हिसाब से है और जो दूसरा नंबर y कंपोनेंट है वो y एक्सिस के हिसाब से। अब हम ये देखते हैं कि ये 4 3 आए कैसे। सबसे पहले जो पहली रिक्वायरमेंट थी वेक्टर के लिए वो क्या थी कि 2 पॉइंट्स होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें लाजमी ये पता होना चाहिए कि पहला पॉइंट कौन सा है और दूसरा पॉइंट कौन सा है। या अगर नहीं भी पता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप वेक्टर की टेल और हेड देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला पॉइंट कौन सा होगा और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा। अच्छा, अब ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये किस तरह आए हैं। अगर आप देखें ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे वेक्टर का हेड बना हुआ है। हमने x कोऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट के पहले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। x में से x माइनस होगा, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, दूसरे में से पहला वाला माइनस होगा। तो 8 - 4 देखें 4 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं दूसरे वाले में से पहले को, ये दूसरा था 5 - 2
3 आ गया। कोई भी वेक्टर हो, जितने भी कंपोनेंट्स हो, हम वेक्टर को इसी तरह निकालते हैं। तीसरा कंपोनेंट भी होता अगर यहाँ पे, तो हम z कोऑर्डिनेट में से z2 माइनस z1 कर देते हैं, तो तीसरा कंपोनेंट भी आ जाता। क्योंकि 2 डायमेंशनल प्लेन है तो इसलिए 2 कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के। अभी इस 5 को छोड़ दें, ये हम बाद में देखते हैं कि ये क्या है। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो लिखा हुआ है कि वेक्टर का नाम किस तरह देते हैं हम, जैसे यहाँ हमने पॉइंट्स को नाम दिए थे, इसको ओ, इसको ए नाम दिया था। वेक्टर को नाम किस तरह देते हैं कि जो पहला पॉइंट है जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं, इस केस में ओ है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ए को बाद में लिखेंगे। तो ये हमें यहाँ नेमिंग भी बता रही है कि ओ से स्टार्ट हुआ है वेक्टर और हेड ए की तरफ है। अच्छा, 2 पॉइंट से और भी चीजें बन सकती हैं, जैसे लाइन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लाइन सेगमेंट को भी, रे को भी, हाफ रे को भी, वेक्टर को भी। तो इसलिए मुझे ये 2 पॉइंट्स लिखकर बताना जरूरी है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ ओ ए लिखना काफी नहीं है, हमने इसके ऊपर वेक्टर का निशान बना दिया। तो इससे हमें पता लग गया कि ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ओ ए, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वेक्टर की नेमिंग हो गई और ये उसकी कंपोनेंट्स हो गए। इस तरह हम किसी भी वेक्टर को निकाल सकते हैं। वेक्टर को समझने के बाद अब हम प्रीरिक्विजिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो देखें, आपको ये बहुत ही सिंपल नजर आ रहा होगा कि ये वेक्टर आ गया। अब देखिए हम इसमें से कितनी सारी चीजें, कितनी सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रीरिक्विजिट नंबर 3 जो है वो है ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट, वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं इस वेक्टर को लंबा या छोटा किए बगैर, जिसको हम प्रॉपर वर्ड कहेंगे स्केल अप या स्केल डाउन किए बगैर, अगर मैं इस वेक्टर को स्केल किए बगैर और रोटेट किए बगैर मैं इस प्लेन पर घुमाता हूं, देखें इस तरह घुमाने से ना ये रोटेट हो रहा है ना ये स्केल हो रहा है, इसको हम कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसलेशन। अगर मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट करवाता हूं तो देखें ये वेक्टर है क्या, वेक्टर तो अपने कंपोनेंट से रिप्रेजेंट होता है 4 और 3 से। आप देखें ट्रांसलेशन के दौरान ये 4 3 चेंज नहीं होगा। देखें वेक्टर अभी भी 4 3 ही है, तो वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। ऐसा क्यों है, देखें यहाँ क्या है, 8 माइनस 4 4 आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया। अगर मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ ले जाता हूँ तो देखें पॉइंट्स जरूर चेंज हो गए हैं, बिल्कुल पॉइंट्स की पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन क्या वेक्टर चेंज हुआ नहीं। कैसे, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 2 3, तो अब भी वही है वेक्टर। तो वेक्टर इसलिए ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये हम वेक्टर्स को इधर उधर किस तरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होता है, वेक्टर को कहीं भी ट्रांसलेट करवा सकते। शर्त ये कि स्केल नहीं करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे। अगर स्केल करेंगे, रोटेट करेंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज हम वेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं अपने काम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। अच्छा, तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बाद अब हम चौथी प्रीरिक्विजिट की तरफ बढ़ते हैं जो है वेक्टर कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को अब हम थोड़ा सा क्लोजर लुक देखते हैं कि ये क्या है, इनकी मजीद डिटेल हम निकालते हैं। ये यकीनन एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। इस एक्स कंपोनेंट को आपने किस तरह समझना है, ये एक्स की डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। देखें 4 कंपोनेंट्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक स्टेप है। 3 से 4 तक पहुंच गए हम तो एक यूनिट स्टेप हो गया। 4 से 5 के दरमियान ये भी एक यूनिट स्टेप है। तो ये स्टेप्स बने हुए हैं जिनको ये आप लाइन से देख सकते हैं। यहाँ ऊपर तक हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया हुआ है। एक्स कंपोनेंट 4 है, तो किस तरह हम देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में ही देखेंगे यकीनन। तो 4 स्टेप होने चाहिए, जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है वहां से देखेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो एक्स की डायरेक्शन में ये 4 स्टेप ही है। वाई कंपोनेंट 3 है, तो वाई में हमें देखना है अब वाई ऊपर या नीचे होता है तो 3 स्टेप होना चाहिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। देख लें हम वहीं पर ही पहुंच गए। तो ये वेक्टर के कंपोनेंट्स असल में ये हमें बता रहे हैं कि एक्स में कितने स्टेप है और वाई में कितने स्टेप है। इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए मैं इस वेक्टर को 2 वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक एक्स कंपोनेंट के वेक्टर में और दूसरा वाई कंपोनेंट के वेक्टर में। देखें इस तरह, ये एक्स कंपोनेंट का वेक्टर है, ये वाई कंपोनेंट का वेक्टर है। अच्छा, यहाँ मैंने यू एक्स और यू वाई इस्तेमाल किया है नेमिंग के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को इनके पॉइंट्स के जरिए। हम चाहें तो कोई अलग से नाम भी दे सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बी नाम दे दूं, यू नाम दे दूं, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। यहाँ छोटा सा एक्स लिखा हुआ है, ये हमें बता रहा है कि एक्स कंपोनेंट है और इसकी डायरेक्शन भी आपको बता रही है।
तो आप देखें कि ये x में 4 स्टेप है और y में 0 स्टेप है। अगर y में ये 0 नहीं होता तो यकीनन ये वेक्टर ऊपर नीचे होता, ठीक है। तो y में 0 स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये x में ही नजर आ रहा है वेक्टर, तो ये इसका x कंपोनेंट है या ये x कंपोनेंट का वेक्टर है। इसी तरह अगर इस y कंपोनेंट के वेक्टर को देखें तो x में कोई स्टेप नहीं है। अगर x में होता तो ये या तो बैकवर्ड होता, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल नहीं होता, या जो है इस तरफ होता वेक्टर। तो x में ये 0 है और y में ये 3 स्टेप है। तो देख लें 1 2 3, हम इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम हर वेक्टर को उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके डिफरेंट वेक्टर्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कि वेक्टर्स को उनके वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना। अगर 3 कंपोनेंट्स होते, 3 डायमेंशनल वेक्टर होता तो ux uy uz बन जाता। अभी हम सिर्फ xy एक्सिस पर ही देख रहे हैं इस वेक्टर को, तो इसलिए इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बने। अब हम यहीं से अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। जो हमारी प्रीरिक्विजिट नंबर 5 है वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम किस तरह ऐड करते हैं ग्राफिकली, कि हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इन 2 कंपोनेंट्स वेक्टर को अगर देखें तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल है। तो ये हमें इस तरह की डायग्राम ये बता रही है कि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स ऐड हुए हैं। जितने भी आपने वेक्टर ऐड करने हो उनको आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक मिला देते हैं। इसी तरह से इसको हम इस तरह भी बना सकते थे कि पहले ये uy यहाँ आ जाता और ux यहाँ आ जाता, तब भी ये यही वेक्टर रहता। एक तो ये वेक्टर एडिशन इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गए। अगर कंपोनेंट्स वाइज आपने ऐड करना है अलजेब्राइकली तो x में x कंपोनेंट को ऐड करेंगे, 4 + 0 4 आ जाएगा, और y में y कंपोनेंट को ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे, 0 + 3 3 आ जाता। तो ये 4 3 यही वेक्टर बन जाता और ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्ट। क्या आएगा 2 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारा 4 3। ये वेक्टर एडिशन कहलाती है। इसको हम आगे जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट वेक्टर्स ऐड करेंगे तो भी यही रूल होगा जो हमने सबसे लास्ट वाली प्रीरिक्विजिट में देखना है, और फिर इन सारी प्रीरिक्विजिट्स को हमने लैम्डा म्यू थ्योरम पे इस्तेमाल करना है और आगे की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पे भी यूज करना है। तो ये इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है देखें इस डायग्राम में, जब भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो वो वाहिद वेक्टर होगा जो वेक्टर की टेल से टेल मिली होगी और हेड से हेड मिला होगा। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो आप तमाम वेक्टर्स में देखेंगे कि एक ही वेक्टर ऐसा होगा जिसकी जो वेक्टर की टेल से टेल मिली होगी और हेड से हेड मिला हुआ होगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। बाकी जितने भी वेक्टर ऐड हो रहे होंगे उनका हेड टू टेल रूल के मुताबिक यानी हेड और टेल मिली हुई होगी उनके साथ। तो ये दोनों वेक्टर्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये वेक्टर ऐड हो रहे हैं और ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है। और वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ही ऐड करते हैं और y कंपोनेंट्स में y कंपोनेंट ही ऐड करते हैं, तो ये वेक्टर एडिशन हो जाती है। यहाँ पे हमने वेक्टर कंपोनेंट्स को ऐड किया है तो ये हमें सिंगल वेक्टर मिल गया है। और हम अगर इसको मैं रिवर्स कहूँ, हम हर एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहीं से मजीद मालूमात निकालते हैं। अब हम यहीं से मजीद मालूमात निकालते हैं जो कि हमारी प्रीरिक्विजिट नंबर 6 है। अगर आप इस कंपोनेंट वेक्टर को देखें, यहाँ 4 लिखा हुआ है और आप इसकी लेंथ जरा वेक्टर की चेक करें तो ये जो कंपोनेंट है वही इसकी लेंथ है, वही इस वेक्टर की लंबाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर का कंपोनेंट होता है वही उस वेक्टर के कंपोनेंट की लेंथ भी होती है। देखें वेक्टर होना एक अलग चीज है। ये जो मैंने पॉइंटी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म, ये लेंथ नहीं है इस वेक्टर की। यानी इस वेक्टर को मैं अगर स्केल रख के नापना चाहूँ तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स, वेक्टर की लेंथ हम अलग से मालूम करते हैं, वो अभी हम आगे आने वाली प्रीरिक्विजिट में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो कंपोनेंट वेक्टर होता है वो असल में उस वेक्टर की लेंथ भी होती है। जैसे यहाँ x कंपोनेंट 4 लिखा हुआ है तो देखें ये 4 यूनिट लॉन्ग ही है, इसकी जो लेंथ है वो 4 यूनिट ही है। ये वेक्टर 3 से स्टार्ट हुआ था और 7 तक गया था, तो 1 2 3 4 ये 4 कंपोनेंट भी है और इस वेक्टर की लेंथ भी है। इसी तरह आप y कंपोनेंट वेक्टर को देखें तो ये जो 3 है ये इस वेक्टर की लेंथ भी है। इस वेक्टर की लेंथ इस तरह नहीं आएगी, इसकी लेंथ निकालने का तरीकेकार अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि जो कंपोनेंट वेक्टर होता है उसकी जो वैल्यू लिखी होगी वही उसकी लेंथ भी होगी। इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है। आप चाहें तो डिफरेंट वेक्टर पे भी चेक कर सकते हैं।
अब इसकी लेंथ 7 हो गई, इसकी लेंथ 4 है, आप काउंट कर लें। लेकिन एक चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ देखें इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आया वो -6 है, तो लेंथ हमेशा प्लस होती है, आपने लेंथ प्लस में लेनी है। यहाँ पर अगर वैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एक और तरीकेकार भी है, उसमें वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, वो अभी हम आगे यूज करेंगे पाइथागोरस, उसमें वो वैसे भी ऑटोमेटिक प्लस ही हो जाएगा और लेंथ प्लस में ही आएगी चाहे आप -6 भी रखते हैं, तो वेक्टर की लेंथ प्लस होती है। इसके बाद हम अगली मालूमात की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है वेक्टर की डायरेक्शन। हम जानते हैं कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो ये आप याद रखें कि ये जो कंपोनेंट फॉर्म लिखी हुई है, डायरेक्शन इसमें छुपी होती है। ये आपकी प्रीरिक्विजिट नंबर 7 है, वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, कहाँ छुपी होती है डायरेक्शन, तो हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा वेक्टर है, यहाँ +4 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4 यूनिट है। ये जो 4 लिखा हुआ है ये उस वेक्टर की स्ट्रेंथ बता रहा है कि वो कितना लंबा वेक्टर है एक्स एक्सिस में, और कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये बताएगा यहाँ प्लस माइनस है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है 4 यूनिट लॉन्ग और पॉजिटिव वाई एक्सिस में है 3 यूनिट लॉन्ग, तो ये इस वेक्टर की डायरेक्शन है। इसी तरह अगर मैं इस वेक्टर को इस तरह करते हैं, अब देखें कि ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है 6 यूनिट लॉन्ग। तो आप देखें इस वेक्टर तक जाने के लिए आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, कितना स्ट्रेंथ है उसकी 6 यूनिट, तो 6 यूनिट जाना पड़ेगा। अब वाई में कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है हमें, अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्योंकि +4 है, पॉजिटिव अपवर्ड होगा, तो हमने 4 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी। तो डायरेक्शन यहाँ छुपी हुई है। लेंथ, ये वेक्टर की लेंथ है, इसमें डायरेक्शन नहीं छुपी होगी। इसी तरह अगर मैं इस वेक्टर को डाउनवर्ड कर दूं, आप देखें ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर है। इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए मुझे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाना है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड जाना है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। लास्ट ये भी केस हम देख लेते हैं कि ये डायरेक्शन है वेक्टर की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना है इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए, तो पॉजिटिव राइट साइड पे होगा 5 स्टेप, और नेगेटिव वाई एक्सिस में जाना है हमें 5 यूनिट, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए वाई एक्सिस में, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन। तो यानी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इन कंपोनेंट्स में छुपी हुई है, जो प्लस माइनस साइन हमें बताती है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी वेक्टर की। और ये जो उसके साथ नंबर लिखे हुए हैं जो कंपोनेंट्स हैं, वो असल में उस वेक्टर की स्ट्रेंथ को जाहिर कर रहे हैं कि वो वेक्टर कितना लंबा होगा एक्स एक्सिस में और कितना लंबा होगा वाई एक्सिस में। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, जो है आपकी प्रीरिक्विजिट नंबर 8, वेक्टर की लेंथ मालूम करना। ये तो कंपोनेंट की लेंथ हो गई थी, अब हमने इस वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये 5 किस तरह आया है, देखें ये जो दो वेक्टर्स हमने ऐड किए हैं, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किए हैं। इन वेक्टर कंपोनेंट्स को मैं चाहता कि एक्स कंपोनेंट यहाँ बना देता, वाई कंपोनेंट भी मैं यहीं से स्टार्ट करता यहाँ बनाता, बिल्कुल बना सकते थे, क्योंकि एक वेक्टर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होता है, प्रीरिक्विजिट नंबर 3। उस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ से यहाँ ले आया। यहाँ लाने का क्या मकसद, तो जो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उससे हमें हेल्प मिलेगी। अगर मैं इस ओवरऑल डायग्राम को देखूं तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस हिसाब से ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये बेस है, अगर हम यहाँ एंगल सपोज करते हैं, ये परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाला, और ये हाइपोटेनस है। मुझे हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए। इन दोनों की लेंथ तो मैंने अभी देखी है, जो वेक्टर का कंपोनेंट होता है वही उसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है। तो ये इसकी लेंथ मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लेंथ पे काम करता है, वो वेक्टर पे काम नहीं करता, तो इसलिए हमें इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ काम आ जाएगी इस हाइपोटेनस वाले वेक्टर की लेंथ मालूम करने के लिए। तो देखें इस वेक्टर की हम किस तरह लेंथ मालूम करेंगे, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे 16 + 9 25 हो जाएगा, और फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे पाइथागोरस थ्योरम में 25 का रूट 5 आ जाएगा। तो इस हाइपोटेनस की जो लंबाई है वो 5, ये इस वेक्टर की लेंथ है जो ओरिजिनल वेक्टर है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ भी लगा सकते हैं। देखें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 है, तो वापस 16 का रूट 4 आ जाएगा। तो इस तरह इसकी भी लेंथ सेम उसी प्रोसीजर से मालूम चल सकती है। इसी तरह इसकी भी लेंथ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वापस रूट लेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो इस तरह भी आप इसकी लेंथ को समझ सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो लिखे होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स के, वो ही लेंथ भी होती है। अगर कोई वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस पर है और सिर्फ वाई एक्सिस पर है तो। अच्छा,
अब वेक्टर में दो तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में मौजूद है और दूसरा वेक्टर की लेंथ है। अगर हमने वेक्टर की लेंथ मालूम कर ली है तो यकीनन वो एक स्केलर वैल्यू है, एक सिंगल नंबर है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन मौजूद है कंपोनेंट फॉर्म में, और जब हम लेंथ मालूम कर लेंगे तो डायरेक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगी। इस मालूमात के जरिए मैं डायरेक्शन नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो यहाँ स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, जो पाइथागोरस थ्योरम में हमने यूज किया था, क्योंकि -4 का स्क्वायर होगा तो वापस 4 बन जाएगा। या तो आप ये भी याद रखें साथ में कि हम हर वेक्टर की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में डायरेक्शन मौजूद होगी और लेंथ की फॉर्म में डायरेक्शन मौजूद नहीं होगी, लेकिन उसमें डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। यहाँ तक समझने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ भी अपने पिछली मालूमात सीखी है उसी को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रीरिक्विजिट नंबर 9 है वेक्टर की लेंथ में क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। देखिए, ये सर्किल मैंने किसी पर्पज से बनाया है, आपने इस वेक्टर को ही देखना है। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, क्योंकि एक्स एक्सेस पर ही है ये, तो इस वेक्टर की लेंथ 3 है, जो उसका कंपोनेंट है वही उसकी लेंथ है। आप इस लेंथ को अगर देखें, मैं इस वेक्टर को बगैर लंबा छोटा किए मैं रोटेट करवाता हूँ तो देखें रोटेशन करने से मुसलसल वेक्टर चेंज हो रहा है। ये पिछला वाला वेक्टर नहीं है जो यहाँ था, ये वेक्टर में रोटेट करवा रहा हूँ, ये वेक्टर चेंज हो रहा है। ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट क्या था, ट्रांसलेशन करवाने से वेक्टर चेंज नहीं हो रहा था, ठीक, तो रोटेशन कराने से वेक्टर चेंज होगा। लेकिन आप देखें जो लेंथ है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट भी है और रोटेशनल इनवेरिएंट भी है। वेक्टर की जो लेंथ है वो रोटेशन करने से वेक्टर को चेंज नहीं होती। ये भी आपने याद रखना है कि वेक्टर की लेंथ वेक्टर रोटेट करने से चेंज नहीं होती, यानी आप इसको स्केल करें तो वेक्टर की लेंथ यकीनन चेंज हो जाएगी, लेकिन वेक्टर की लंबाई उतनी ही रखें और उसको सिर्फ आप रोटेट करेंगे तो वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होगी। इसी तरह से मैं O से A तक की लेंथ मालूम करूं या A से O तक की लेंथ मालूम करूं, बोथ वे दोनों तरीके कार से जो लेंथ है वो सेम ही रहती है, यानी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूट। तो 3 तरह की प्रॉपर्टी हमने देखी कि लेंथ कॉम्यूट करती है, चाहे मैं O से स्टार्ट करूं लेंथ मालूम करना A तक पहुंच जाऊं या A से स्टार्ट करूं लेंथ मालूम करना O तक पहुंच जाऊं, तो लेंथ सेम रहेगी। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कि लेंथ जो है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होती है, क्योंकि ट्रांसलेशन के दौरान हम वेक्टर को लंबा छोटा नहीं करते तो इसलिए लेंथ वही रहती है। और वेक्टर की लेंथ रोटेशन करने से भी चेंज नहीं होती, तो लेंथ रोटेशनल इनवेरिएंट भी है। लेकिन रोटेशन करने से वेक्टर चेंज हो जाता है, वो पिछला वेक्टर नहीं रहता। वेक्टर सेम रहने के लिए कंपोनेंट्स वही रहना चाहिए। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो याद रखें। देखिए, हमने लेंथ से ही अगली प्रॉपर्टी भी उसकी निकाल ली है। इसी तरह हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है वो है स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। ये हमारी प्रीरिक्विजिट नंबर 10 है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। ये क्या है, इसको हम चेक करते हैं। देखें, ये हमारा वेक्टर है 4 3। मैं ट्रांसलेट करूंगा, वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। इस वेक्टर को अगर मैं रोटेट करूंगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है, या स्केल अप और स्केल डाउन करूंगा तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मैंने अब स्केल करना है इस वेक्टर को और उसके हिसाब से देखना है कि वेक्टर का क्या बिहेवियर है। मैं एक्सिस किस तरह कर लेता हूँ। एक मिसाल के तौर पर ये जो वेक्टर 4 3 है, इसको मुझे स्केल करना है, लंबा करना है या छोटा करना है। अगर मैं इसी वेक्टर के एक स्केलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये वेक्टर लंबा और छोटा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस वेक्टर को मैंने बाहर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है। ये स्केलर नंबर है और ये वेक्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने पॉइंटी ब्रैकेट बनाए हुए हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये वेक्टर बने। ये वेक्टर है और ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं और ये सिंगल स्केलर नंबर है। तो जो बाहर नंबर लिखा हुआ है ऑब्वियसली वो अंदर दोनों कंपोनेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। एक तो चीज ये। दूसरा ये कि देखें, ये वेक्टर जो आपको नजर आ रहा है ये O से स्टार्ट हो रहा है C तक जा रहा है। तो इसको एक तो हम OC के हिसाब से नेमिंग दे सकते हैं। दूसरा हमने इसको नाम दिया हुआ है कि ये वेक्टर OA के साथ मैंने एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया है लैम्डा। अभी ये लैम्डा 2 है और OA वेक्टर ये लिखा हुआ है। क्यों मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया, देखें जरा।
अगर मैंने इस ओ ए वेक्टर को जो कि 4 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही वेक्टर 2 गुना लंबा हो जाएगा, ये ओ ए वेक्टर 2 गुना लंबा हो जाएगा। अभी इसके एक्स स्टेप में 4 है तो देखें ये 4 स्टेप है, आप काउंट कर सकते हैं, और वाई में पॉजिटिव है, यहाँ तक वाई में पॉजिटिव 3 है तो ये 3 स्टेप है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम्स लॉन्ग हो जाना चाहिए, 2 गुना स्केल हो जाना चाहिए इसको। तो हम यही प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए जो ग्रीन वेक्टर है ये 2 टाइम्स स्केल हुआ है ओ ए का, तो ये एक्स कॉम्पोनेंट 8 हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर लें। इसी तरह वाई कॉम्पोनेंट 6 हो जाएंगे, तो देखिए यही वेक्टर हमें मिल जाएगा। अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी स्केलर नंबर तो ये 3 गुना हो जाएगा वेक्टर। अब आप देख सकते हैं कि 4 3 12, 3 3 9, तो ये 12 स्टेप होंगे एक्स कॉम्पोनेंट के और 9 स्टेप होंगे वाई कॉम्पोनेंट के, तो ये 3 गुना लंबा हो गया वेक्टर। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज देखने लायक है मुझे जो नजर आ रही है वो ये है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वेक्टर सेम उसी डायरेक्शन में लंबा होता चले जा रहा है। अगर मैं ये लैम्डा पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, अगर मैं नेगेटिव नंबर रखता हूँ तो देखें ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, -4 -3 हो जाएगा, तो यहाँ से ये -4 डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड पे, और नेगेटिव वाई कहाँ होता है डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड माइनस आएगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं -2 से कर दूंगा तो 2 गुना लंबा नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। एक तो ये वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर है लेकिन 2 टाइम्स लॉन्ग है, अगर एग्जैक्ट लंबा होगा तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, इसका नेगेटिव वेक्टर ये हो गया, इसका नेगेटिव वेक्टर ये हो गया। तो ये साथ में नेगेटिव वेक्टर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका नेगेटिव वेक्टर ये है, इसका नेगेटिव वेक्टर ये है और इसका नेगेटिव वेक्टर ये, दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। देखिए आपके जहन में आ सकता है कि ये दोनों कंपोनेंट्स तो पॉजिटिव है, इस हिसाब से तो ये पॉजिटिव वेक्टर होना चाहिए, और इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव है तो यही नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। ये दोनों कैसे एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो सकते हैं? देखिए अगर ये केस आप इस तरह से समझते हैं तो मैं अगर इस पॉजिटिव वेक्टर को इस डायरेक्शन में कर दूं तो अब देखें कि ये एक कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, एक कंपोनेंट पॉजिटिव हो गया। इसी तरह इसका x नेगेटिव था, इसका y पॉजिटिव हो गया, इसका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव हो गया। अब मैं किस तरह नाम दूंगा कि कौन सा नेगेटिव वेक्टर है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो नेगेटिव वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो इस हिसाब से हमने बनाई कि नेगेटिव वेक्टर जो है वो, जैसे ये हमारा वेक्टर है, इसको हम अपना वेक्टर मान रहे हैं, इसके हिसाब से ये नेगेटिव वेक्टर होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होता है। तो इस वेक्टर की जो अपोजिट डायरेक्टेड वेक्टर है वो ये है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है इस वेक्टर के हिसाब से। OA के हिसाब से OC अपोजिट डायरेक्शन में है तो OC नेगेटिव वेक्टर हो गया, लेकिन बताना पड़ेगा कौन सा रेफरेंस वेक्टर है, OA रेफरेंस वेक्टर के हिसाब से, यानी इसको मैं रेफरेंस वेक्टर मान रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं OC को रेफरेंस वेक्टर मानता हूँ कि ये मेरा वेक्टर है और इसका नेगेटिव वेक्टर बताएं, नेगेटिव वेक्टर मतलब वही ध्यान में रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर OA। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, इसके OA के हिसाब से OC नेगेटिव वेक्टर है और OC के हिसाब से OA नेगेटिव वेक्टर है। ये वाली प्रॉपर्टी आप बोनस में रख लें, किसी प्रीरिक्विजिट का नंबर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है कि ये चाहे नेगेटिव में आगे बढ़े चाहे पॉजिटिव में आगे बढ़े, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही आगे बढ़ रहा है, यानी इसकी रोटेशन चेंज नहीं हो रही। ऑब्वियसली वेक्टर चेंज हो गया क्योंकि लंबा हो गया है, वो वेक्टर नहीं रहा, अब ये 4 3 नहीं है। लेकिन स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज जो बड़ी अच्छी है वो ये है कि देखें अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, तो मैं उस वेक्टर को पिछले वेक्टर के स्केलर मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी इस OC वेक्टर को मैं इस OA के स्केलर मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसीलिए हमने यहाँ लिखा था कि स्केलर मल्टीपल ऑफ OA, मैं पिछले वेक्टर से ही इस स्केल हुए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो OC से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक तो ये तरीकेकार है, और दूसरा पिछले वेक्टर के स्केलर मल्टीपल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये एक ही लाइन में आगे बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं इस वेक्टर का स्पैन, SPAN। तो किसी भी वेक्टर का जो स्पैन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखें इसका जो स्पैन होगा वो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्पैन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ और नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ, ये इस वेक्टर OA का स्पैन जो एक स्ट्रेट लाइन है।
ये वो तमाम वेक्टर्स बन सकते हैं जो इसके स्केलर मल्टीपल पे, नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर के और ऊपर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर के। तो ये इस वेक्टर का स्पैन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी लैम्डा म्यू थ्योरम में इस्तेमाल होगी। वैसे तो सारी प्रीरेक्विजिट इस्तेमाल होनी है, लेकिन ये फॉर्म हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये तो हो गया स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। लेकिन जब हम रोटेट कर देंगे वेक्टर को तो इस पिछले वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, एक प्रॉपर्टी, कि मैं इस सेम डायरेक्शन वाले लंबे वेक्टर को पिछले वेक्टर के स्केलर मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। और क्या एक और चीज इसमें मुझे नजर आ रही है वो ये भी है कि देखें, मैंने जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी क्या आया, ये खुद भी एक वेक्टर ही है, स्केलर नहीं है। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर। जैसे लिखा है F इज इक्वल टू ma, फोर्स बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले में मास स्केलर है, उसको आपकी लैम्डा समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर क्या होना चाहिए, फोर्स स्केलर या वेक्टर? वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर वेक्टर होता है। तो देखिए कितनी सारी मालूमात इनमें से निकल रही। हमने सिर्फ एक सिंगल वेक्टर बनाया था और उससे कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक निकाल ली है। इसके बाद मैं प्रीरिक्विजिट नंबर 11 पे आगे बढ़ता हूँ, जो कि है यानी कोइंसिडेंट वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। मुझे फिर एक से ज्यादा वेक्टर्स चाहिए। अगर मुझे कोइंसिडेंट चेक करना है या पैरेलल चेक करना है तो दो वेक्टर्स के दरमियान की प्रॉपर्टीज चेक करनी है मुझे। देखिए ये दूसरा वेक्टर है, अगर ये जो वेक्टर है 4 3, इस वेक्टर को भी मैं यही बना दूँ 4, ठीक है। मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके, दोनों सेम वेक्टर है, इसके ऊपर ले आता हूँ तो ये दोनों वेक्टर एक ही जगह पर आ गए, ये कोइंसाइड कर गए। तो ये दोनों वेक्टर्स कोइंसिडेंट है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दो पॉइंट्स एक जगह आ जाए तो कोइंसिडेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं। दो लाइन हो तो जो दो वेक्टर एक ही जगह आ जाएंगे तो कोइंसिडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। तो देखें ये जो सेम वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं दूर भी कर दूं तो आपस में ये वेक्टर्स पैरेलल ही रहेंगे। जो कोइंसिडेंट वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो सेम वेक्टर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड कर रही है वो ये है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों का बराबर रहेगा। अगर आपको पैरेलल की प्रॉपर्टी जाननी है तो मैंने मैट्रिक की मैथ का चैप्टर नंबर 11 अपलोड किया है, वहां जाके आप डिटेल में ये प्रॉपर्टी सीख सकते हैं। तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे ये वेक्टर यहाँ हो, ठीक है, कहीं भी हो, ये पैरेलल ही रहेगा वेक्टर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वेक्टर बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए पैरेलल होने के लिए। ये दोनों वेक्टर बिल्कुल पैरेलल ही है। अगर मैं इस वेक्टर को इसके स्केलर मल्टीपल वाले वेक्टर से चेक करके अब ये पैरेलल है या नहीं है, ये भी बात है ना कि क्या बराबर होना जरूरी है पैरेलल होने के लिए? नहीं, शर्त नहीं है ये। अगर मैं इस वेक्टर से OC से चेक करूं इस वेक्टर को तो ये अब भी पैरेलल है। लेकिन फर्क क्या है, देखिए अभी ये पैरेलल वेक्टर है, अब भी ये पैरेलल वेक्टर है, OA से भी और OC से भी, क्योंकि इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो सेम है। OC से भी सेम है मिनिमम डिस्टेंस, यकीनन वेक्टर बराबर नहीं है लेकिन मिनिमम डिस्टेंस सेम है दोनों का, और ये वेक्टर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जाके, इसलिए ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। या तो ये कोइंसाइड करेंगे, इसके अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद यहीं से हम कुछ और प्रॉपर्टीज आगे निकालते हैं। प्रीरिक्विजिट नंबर 12, इक्वल वेक्टर। वेक्टर बराबर होने के लिए क्या शर्त है? देखें ये जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स की लंबाई बराबर है तो वेक्टर्स भी बराबर होंगे। इसीलिए मैंने आपको पीछे एक प्रीरिक्विजिट पढ़ाई थी, प्रीरिक्विजिट नंबर 9, जिसमें मैंने ये वेक्टर बनाया। देखें मान लें कि इन दोनों वेक्टर्स की, अब देखें इस 4 3 वेक्टर की भी लेंथ 5 है, इस वेक्टर की भी लेंथ 5 है, तो सिर्फ लेंथ बराबर होने से तो वेक्टर बराबर नहीं हुए ना। ये वेक्टर अलग है, इसके कंपोनेंट्स देखें और इसके कंपोनेंट्स देखें, वेक्टर अलग है, तो वेक्टर की लेंथ तो इस पूरे सर्किल में बराबर रहेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है लेंथ बराबर होने से कि वेक्टर बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ वेक्टर की ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी काम आ रही है। इक्वल वेक्टर होने के लिए एक तो वेक्टर की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए और दूसरा वेक्टर पैरेलल भी होने चाहिए। इसीलिए हमने पहले पैरेलल की भी प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रीरिक्विजिट में। तो ये दोनों वेक्टर अगर आप देखें OA और CB, इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ बराबर है। ऑब्वियसली कंपोनेंट 4 3 है, 4 3 है, लेंथ बराबर होगी। ये वेक्टर इक्वल है भी या नहीं है, लेंथ तो इक्वल है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल भी होने चाहिए। तो यकीनन ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं। इन दो कंडीशंस की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ये वाला OA और ये वेक्टर CB दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, दोनों बराबर वेक्टर्स हैं। ये वाला वेक्टर जो सर्किल पे बना हुआ है और ये वेक्टर ये बराबर नहीं है, क्योंकि इनकी लेंथ तो बराबर है लेकिन इनके कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं या ये पैरेलल नहीं है।
ये सारी प्रॉपर्टीज सीखने के बाद अब हम लास्ट प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन पे आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें दो वेक्टर्स चाहिए, वेक्टर्स को ऐड करना है। लास्ट जो हमने वेक्टर्स ऐड किए थे वो वेक्टर्स के कंपोनेंट थे, यहाँ हम दो डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। रूल वही है वेक्टर एडिशन का, हेड टू टेल रूल, और रिजल्टेंट का भी वही रूल है, टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वेक्टर OA वेक्टर के हेड से CB वेक्टर की टेल मिला देता हूँ। तो देखिए ये जो ग्रीन वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी मैंने वेक्टर OA में प्लस कर दिया वेक्टर CB, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पहले वेक्टर की टेल से टेल, लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिल जाएगा। तो ये जो एडिशन हुई है OA पहले आया है, CB बाद में आया है, तो OA प्लस CB जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो 10 5 आएगा। यानी कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं, x में x ऐड होगा, 6 + 4 10 और 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। आप ऐसे भी कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं ग्राफिकली, यहाँ 5 स्टेप x में आ जाए क्योंकि x में x ऐड करना है, तो OA के x स्टेप में CB के x स्टेप ऐड करते हैं, तो देख लें टोटल 10 बन जाए। इसी तरह OA के y स्टेप में CB के y स्टेप ऐड कर दें, तो देखें ये 3 हो जाएगा और ये 2 स्टेप हो जाएंगे, 5 स्टेप हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ हमने OA में CB को ऐड किया है क्योंकि OA का हेड है, CB की टेल है। अगर मैं CB में OA को ऐड करूं तो देखें तब भी 10 5 आएगा, तब भी रिजल्टेंट वेक्टर वही रहेगा 10 5। हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर्स को कैलकुलेट करना आसान होता है, तो कहीं भी दीजिए। अब देखें क्या आ गया, आप यहाँ पे काउंट कर लें, दोनों के x कंपोनेंट ऐड करें, y कंपोनेंट ऐड करें, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इट मींस कि हम दूसरे वेक्टर में पहले वेक्टर को ऐड करें, CB में OA को ऐड करूं या OA में CB को ऐड करूं, दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो सेम ही आता है। इसको हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ कम्यूटेशन। वेक्टर कम्यूट करते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करते हैं। तो ये आपकी स्केलर वेक्टर्स के हवाले से प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं इसी वेक्टर से एक और डायग्राम बनाता हूं जो हमें आगे लैम्डा म्यू थ्योरम में बनानी है। इस वेक्टर को मैं टेल टू टेल मिला देता हूं। इसको मिलाने का एक पर्पस है, इस फॉर्म में तो हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेड टू टेल मिला होना चाहिए, तो हमने एक और तरीकेकार निकाला इसके लिए। इस तरह इसी वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ ले आया, इस CB वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ ले आया, तो देखें दोनों केसेस में आप इस तरह भी देख सकते हैं, OA प्लस CB करें तब भी यही रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, टेल टू टेल और हेड टू हेड। CB में OA प्लस करें तब भी यही रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। मैंने दोनों को एक साथ करके लिख दिया है। ये बनाने का क्या मकसद है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने एक ही वेक्टर 2 दफा क्यों बना दिया। ये सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन के लिए और एक लुक के लिए बनाया है ताकि हमें नजर आए कि दोनों तरह से एक ही रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है जो टेल टू टेल और हेड टू हेड मिला हुआ है। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि हम मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसमें हमारा काम आसान हो जाए, हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। लेकिन जो भी हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बनाई होगी वो हमारे एंड रिजल्ट में नहीं होनी चाहिए, वो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। वो सिर्फ हमें हेल्प करती है, मदद करती है कि हमारा काम आगे बढ़ जाए, हम अपना रिजल्ट निकाल सकें। यहाँ पर भी यही है कि हम किसी भी एक जगह से लेंगे वेक्टर को, या तो यहाँ से लेंगे या तो यहाँ से लेंगे, लेकिन ओवरऑल देख जब मैं रहा हूँ तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है OADD। ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। देखिए इससे मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे हेल्प आउट करेंगी क्योंकि आपका थ्योरम नंबर 11 है मैट्रिक का, ये उसका डायगोनल है पैरेललोग्राम का। तो देखें पहले मैं इसको सिर्फ एज अ रिजल्टेंट वेक्टर देख रहा था, अब मैं इसको डायगोनल देख रहा हूँ पैरेललोग्राम का, क्योंकि मुझे आगे बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये तमाम की तमाम हमारी जो स्केलर वेक्टर के हवाले से प्रीरिक्विजिट्स थी। अब हम अपने प्रॉपर लैम्डा म्यू थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन प्रीरिक्विजिट्स को आपने बहुत ध्यान से दोबारा देखें। आप अपनी कॉपी पे भी ये XY एक्सिस बना के ये सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह काम करती है जो मैंने आपको बताई है। इनकी प्रैक्टिस करें, ये आपको मैकेनिक्स समझने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, इस पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये, मैं दूसरा डायगोनल भी बना देता हूँ, वो ये है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल्स हैं उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहां से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यानी इस डायगोनल का E से D तक की जितनी लेंथ है सेम लेंथ E से O तक की होगी। यानी ये डायगोनल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसी तरह जितनी लेंथ E से A तक की है उतनी ही लेंथ E से B तक की होगी। यानी इस डायगोनल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट E से ये डायगोनल भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये नहीं जरूरी है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये डायगोनल A से E तक और E से B तक बराबर होगा, इसी तरह ये डायगोनल भी E से D तक और E से O तक बराबर होगा लेंथ। तो देखें हम इसमें अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को भी बीच में ले आए एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने से जो हमें कैलकुलेशन में हेल्प आउट करेंगी। इसलिए मैंने यहाँ भी बना दिया इसको और यहाँ भी बना दिया वेक्टर एडिशन को।
तो चलिए अब हम लैम्डा म्यू थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए लैम्डा म्यू थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो लैम्डा म्यू थ्योरम में हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है और उनका रिजल्टेंट मालूम करना है। आपको मालूम है रिजल्टेंट कैसे आता है, तो फिर लैम्डा म्यू थ्योरम में क्या ऐसा स्पेशल है? उसमें स्पेशल ये है कि जो दो वेक्टर्स होंगे उन दो वेक्टर्स के जितने भी स्केलर मल्टीपल हों, जितने भी हों, उन तमाम का रिजल्टेंट मालूम करना है हमने स्केलर मल्टीपल वेक्टर्स का ओरिजिनल वेक्टर्स के जरिए। देखें कैसे। हमें पहले तो दो वेक्टर्स बनाने हैं, तो हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। ये 3 पॉइंट मैंने बना दिए ओ ए बी। अब हम दो वेक्टर्स बनाते हैं, ये वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ओ बी है। ठीक है, ये उसी का ट्रांसलेशनल वेक्टर, ये उसी को ट्रांसलेट करके हम यहाँ ले आए वेक्टर को। ये वेक्टर एक डायगोनल हो गया। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये वही पैरेललोग्राम है जो लास्ट टाइम हमने बनाया था। ये एक डायगोनल है, ये मिड पॉइंट है, इससे हमने ये दो डायगोनल बना लिए। इससे हमने इस डायगोनल पे दो वेक्टर बना लिए, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर। यकीनन इसकी हाफ लेंथ होगी और इसकी हाफ लेंथ होगी इस पूरे डायगोनल से। ये मैंने दो वेक्टर क्यों बनाए, ये हमें आगे लैम्डा म्यू थ्योरम में हेल्प करेंगे, तो इसलिए मैंने किसी पर्पज से ये। इसके बाद इस डायगोनल ओ डी पर मैंने ये एक वेक्टर ओ सी बना दिया जो सिर्फ हाफ है इस डायगोनल का, क्योंकि ऑब्वियसली सी तक आ रहा है जो कि मिड पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल का, तो ये हाफ वेक्टर है। इट मींस कि अगर मैं इस वेक्टर को स्केलर मल्टीपल 2 कर दूं तो ये ओरिजिनल रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो मैंने इसी की मदद से रिजल्टेंट मालूम करना है, इस ओ सी की मदद से। ये आपने याद रखना है, हमने इस ओ सी की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। इस केस में तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर मालूम चल जाएगा। लेकिन हमने कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, किसका? असल वेक्टर हमारे पास ये दो हैं, इन दोनों के एडिशन। असल में ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इन दोनों के स्केलर मल्टीपल होने के बाद जो वेक्टर्स होंगे उनका एडिशन मालूम करना है इस ओसी के जरिए। इससे क्या मकसद है अभी हम देखते हैं। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे काम करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है और ना इस डायगोनल की जरूरत है, इस ओसी की जरूरत है। इसी के जरिए हमने मालूम करना है और इन दो वेक्टर्स की भी जरूरत है। तो मैं ये बाकी एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूँ। तो देखें ये डायगोनल था, दूसरा वाला उस पैरेललोग्राम का, ये वेक्टर मैंने छोड़ दिया, ये वेक्टर मैंने छोड़ दिया, और ये दो ओरिजिनल वेक्टर है हमारे, इनका मुझे रिजल्टेंट मालूम करना है जो इनके स्केलर मल्टीपल होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस ओ ए वेक्टर को लंबा करता हूँ। ठीक है, किस स्केलर मल्टीपल से कर रहा हूँ? ये लैम्डा से। अच्छा, एक चीज अगर आप पहले यहाँ देखें, इसको स्केल करने से पहले ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किस वेक्टर का रिजल्टेंट है? यहाँ देखें जरा, OC प्लस CA का, हेड टू टेल मिले हुए हैं, हेड इसका, इसकी टेल। तो मैं लिख सकता हूँ कि OA बराबर है OC प्लस CA। इसी तरह ये भी रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका OC प्लस CV का, हेड टू टेल। तो इस OB को मैं इन दो वेक्टर्स के एडिशन में लिख सकता हूँ, इसी तरह OB को इन दो वेक्टर्स के एडिशन में। इसलिए मैंने इस डायगोनल को दो डिफरेंट वेक्टर्स में बनाया था। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम लिख लेते हैं। तो ये OA रिजल्टेंट वेक्टर है, OA रिजल्टेंट वेक्टर है, बराबर है किन दो वेक्टर के प्लस के? OC प्लस C। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह OB रिजल्टेंट वेक्टर है, OC प्लस CV वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, OC प्लस CV वेक्टर के। तो ये तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने इस वेक्टर को स्केल करना है। तो मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ इस OA वेक्टर को और इसके कंपोनेंट्स को भी, तीनों को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी इक्वेशन 1 को मैं एक स्केलर मल्टीपल लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। मैंने OA को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा भी 2 है, यानी OA वेक्टर 2 टाइम्स लॉन्ग। इसी तरह CA वेक्टर को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, सेम स्केलर मल्टीपल से, और OC को भी सेम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो देखें, अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर को और उनके कंपोनेंट्स वेक्टर को सेम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखें तब भी ये रिजल्टेंट वेक्टर ही आ रहा है और ये दोनों वेक्टर उसके एडिशन में आ रहे हैं, सेम ही रिजल्टेंट बन रहा है। तो इट मीन्स कि मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्टेंट है, तो ये भी साथ साथ स्केल हो रहे हैं वेक्टर, जो कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर ही बना रहे हैं। एक तो चीज ये। दूसरा ये देखें, जब हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो हमने देखा था कि वो सेम ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो देखें, OA वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में आगे स्केल हो रहा है, लैम्डा OC भी इस OC की डायरेक्शन में ही स्केल हो रहा है, लेकिन ये CA की डायरेक्शन में स्केल नहीं हो रहा। ये यहाँ क्यों चला गया? ये मैंने इसलिए बनाया, असल में ये इसी डायरेक्शन में ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज करने के बाद
स्केल करने के बाद में इसको ट्रांसलेट करके यहाँ ले गया, क्योंकि वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होता है। देखें इस तरह ये इसी डायरेक्शन में स्केल हुआ है और इसको मैं यहाँ ले गया ट्रांसलेट करने के बाद, ताकि मुझे दिख सके कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये वेक्टर दोनों ऐड हो रहे हैं। तो देखिए वो सारी प्रीरिक्विजिट्स यहाँ पर हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरह मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी को अगर मैं एक दूसरे स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि म्यू है, और इसके दोनों एडिशन वेक्टर को भी, तो यहाँ भी देखें सेम केस होगा। ऑब्वियसली वही स्टेटमेंट कि ये वेक्टर म्यू टाइम्स ओ बी हो गया सेम डायरेक्शन में, ये वेक्टर म्यू टाइम्स ओ सी हो गया, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। देखें जो इनके स्केलर मल्टीपल हैं वो मैंने इसको ओ एल नहीं लिखा, बल्कि मैंने ओ बी की फॉर्म में ही लिख दिया स्केलर मल्टीपल के साथ। इसी तरह इसको मैंने म्यू टाइम सी बी लिख दी, यानी कि सी बी की फॉर्म में ही लिखा कि ये सी बी वेक्टर ही है, लेकिन उसका स्केलर मल्टीपल है जो कि म्यू है उसका स्केलर मल्टीपल। तो ये अब भी रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ओ बी किसका, म्यू सी बी म्यू ओ सी का। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर को, वेक्टर ओ ए को हमने डिफरेंट स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ओ बी को डिफरेंट स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया। इससे हमें फायदा क्या हुआ, दो डिफरेंट स्केलर नंबर रखने से। देखिए अगर मैं यहाँ भी लैम्डा रखता तो ये भी 3 गुना बढ़ता, ये भी 3 गुना बढ़ता। अगर मैं लैम्डा 2 रखता तो ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना। मेरे पास से एक फ्रीडम खत्म हो जाती कि मैं दोनों को अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा कम पा रहा हूँ। तो दो डिफरेंट स्केलर मल्टीपल रखने से मुझे आज़ादी मिल गई कि मैं जितना चाहूँ ओ बी को बढ़ाऊँ अपनी मर्जी से, और जितना चाहूँ मैं ओ ए को बढ़ाऊँ। मैंने ओ ए को 3 टाइम्स स्केल कर दिया, ओ बी को 2 टाइम्स स्केल कर दिया, तो हम अपनी मर्जी से इन दोनों को स्केल कर सकते। अब लैम्डा म्यू थ्योरम क्या है, ये जो नए स्केलर मल्टीपल वेक्टर आए हैं, ओरिजिनल वेक्टर तो ये दो हैं, ये तो हमने डायगोनल्स के जरिए हमने एडिशन वेक्टर इनके साथ लगा दिए हैं जो हमें थ्योरम प्रूव करने में हेल्प आउट करेंगे। हमें असल में इन स्केलर मल्टीपल का एडिशन चाहिए हेड टू टेल रूल इस वेक्टर ओ सी की मदद से, और इन दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि स्केल नहीं हुए हैं। ये हमारा लैम्डा म्यू थ्योरम है। अच्छा इसको भी हम देख लेते हैं कि ये भी यहीं पर इसी डायरेक्शन में आगे स्केल हुआ है और ट्रांसलेट हो गया है। म्यू टाइम्स ओ सी तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, म्यू टाइम्स ओ बी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये इसी डायरेक्शन में स्केल हुआ और ट्रांसलेट कर दिया हमने। अब हम इनका रिजल्टेंट मालूम कर लेते हैं। लैम्डा टाइम्स ओ है, म्यू टाइम्स ओ बी, हमें हेड टू टेल रूल लगाना पड़ेगा। देखिए इसको ट्रांसलेट करके यहाँ ले आया, इसको ट्रांसलेट करके यहाँ ले आया। ये एक डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का जो स्केल होने के बाद वेक्टर्स बने। ये दूसरा डायगोनल है, इन दोनों वेक्टर्स को मिला के मैंने वही किसी पर्पज से इन दोनों को, इस डायगोनल को दो डिफरेंट वेक्टर्स में रखा है, ठीक है। क्योंकि ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम थ्योरम नंबर 11 है। इसको भी पहले हम लिख लेते हैं, ये जो हमने लैम्डा से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया है और म्यू से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया है। फिर हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इक्वेशन 1 को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ओ है। इक्वेशन के बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा टाइम्स ओ सी प्लस लैम्डा टाइम्स सी ए, जो कि ये वाला ट्राइंगल है। यानी लैम्डा टाइम्स ओ सी आप कलर से भी मैच कर सकते हैं अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है कि ये कौन सा वेक्टर है। ये ब्राउन वेक्टर लैम्डा टाइम्स ओ सी है और ये लैम्डा टाइम्स सी है। इन दोनों को ऐड करेंगे, हेड टू टेल मिले हुए हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर लैम्डा टाइम्स ओ ए आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया है, म्यू टाइम्स ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर है, म्यू टाइम्स ओ सी प्लस म्यू टाइम्स सी बी का, ये दोनों के हेड टू टेल मिले हुए हैं। तो इक्वेशन 2 को हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू टाइम्स ओ बी बराबर आ जाएगा म्यू टाइम्स ओ सी प्लस म्यू टाइम्स सी बी। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी का। असल में तो ये दो वेक्टर्स थे, ये वाले हमने अपने पास से बनाए थे ताकि हमें आगे काम करने में आसानी हो। तो इन दोनों को ऐड कर दें, हमें हेड टू टेल रूल इन दोनों का मिलाना है। लैम्डा टाइम्स ओ ए और म्यू टाइम्स ओ बी का जैसे ये मिला हुआ है, यहाँ से देख लें लैम्डा टाइम्स ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ओ बी, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ओ बी। इक्वेशन की ये साइड ऐड हो गई, यहाँ भी ऐड कर दें, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ओ सी प्लस म्यू टाइम्स ओ सी प्लस लैम्डा टाइम्स सी ए प्लस म्यू टाइम्स सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब जो हम आगे काम करेंगे वो हमने अपने काम को मजीद आसान करना है। अदरवाइज ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है लैम्डा टाइम्स ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ओ बी का। तो आप ये देखें कि ये जो दो वेक्टर्स का एडिशन आया है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन चार वेक्टर्स के बराबर है, लैम्डा टाइम्स ओ सी प्लस म्यू टाइम्स ओ सी प्लस लैम्डा टाइम्स सी ए प्लस म्यू टाइम्स सी बी।
उसको मैं थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, लैम्डा टाइम्स ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ओ बी, इन दोनों में से ओ सी कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी प्लस लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है लैम्डा टाइम्स ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ओ बी का, जो कि इन चार वेक्टर्स के एडिशन के बराबर है, जिसको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक मिला सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं पहले ये कैसे रिजल्टेंट आ गया है और हमने क्या काम अपना आसान करना है। तो देखें, लैम्डा टाइम्स ओ ए ये रहा, हेड टू टेल लैम्डा टाइम्स सी ए मिला हुआ है, दो वेक्टर्स ऐड हो गए। तीसरा वेक्टर मैं इसमें ऐड करता हूँ म्यू टाइम्स सी बी, इसको यहाँ लैम्डा टाइम्स सी ए के हेड से मिला देता हूँ, और उसके बाद चौथा वेक्टर हम ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये ही रिजल्टेंट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो चलिए हम ऐड करते हैं। देखें ये वेक्टर यहाँ आ गया, इसके हेड से मिल गया, और म्यू टाइम्स ओ सी रहता है, ये इसके हेड से मिल गया। तो देखें इन चारों वेक्टर्स को ऐड करने से हेड टू टेल रूल के मुताबिक वही रिजल्टेंट पर हम पहुंचे हैं जहां पे ये पहले वेक्टर की टेल से टेल, यहाँ देखें लैम्डा टाइम्स ओ सी की टेल यहाँ पर है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिला हुआ है ये रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि चार वेक्टर के एडिशन के बराबर है। अब मुझे अपना काम क्या आसान करना है अगले स्टेप में, जो कि सेकंड लास्ट स्टेप है, वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट सी को इस वेक्टर से लाके इंटरसेक्ट करवा दूँ। देखिए उससे फायदा क्या होगा, इसको अगर मैं लाके इससे इंटरसेक्ट करवा देता हूँ इस तरह, देखें तो ये जो वेक्टर ओ सी है, इसी को अगर मैं किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लंबा होकर ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। लेकिन इस तरह से ये अभी रिजल्टेंट वेक्टर इसका चार वेक्टर से मिलके बन रहा है, सिर्फ ओ सी से मिलके नहीं बन रहा। तो ये काम हमने अपना आसान करना है, उसके बाद लैम्डा म्यू थ्योरम प्रूफ होगा। तो चलिए हम ऐसे ही करते हैं कि हम इस पॉइंट सी को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो देखें क्या हो रहा है, ये सी भी इंक्रीज हो रहा है और सी ये छोटा हो रहा है। अब ये डायगोनल बराबर नहीं रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ये याद रखें, ठीक है। और यकीनन जब ये डायगोनल चेंज हो रहे हैं तो इनकी ये जो स्केलर मल्टीपल है ना, ये भी चेंज होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये वेक्टर रोटेट हो रहा है और रोटेट करने से वेक्टर चेंज हो जाता है। अब ये पिछला वाला ओसी नहीं रहा जो ऊपर था, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ भी पिछला वाला ओसी नहीं रहा, लेकिन उनकी जो स्केलर मल्टीपल है ये वही है, क्योंकि लैम्डा 3 है म्यू 2 है। अब ये देखें वेक्टर चेंज करने के बाद भी ये जो म्यू टाइम्स ओ सी और प्लस म्यू टाइम्स सी बी को हम ऐड कर रहे हैं, तो म्यू टाइम्स ओ बी ही बन रहा है नए वेक्टर्स के साथ। यही चीज लैम्डा सी ए के लिए और लैम्डा ओ सी के लिए होल्ड करती है। तो नए वेक्टर्स बनने के बाद भी ये वेक्टर एडिशन को ही फॉलो कर रहा है अपने वेक्टर्स के साथ। तो अगर मैं इसको नीचे को ले आता हूँ रोटेट करके, तो ये वेक्टर चेंज हो रहा है, सी बी लंबा हो गया और सी ए छोटा हो गया, ठीक है। इनकी लेंथ पे फर्क पड़ा है। अब हमने यहाँ से ये चेक करना है कि किस तरह हम इस ओ सी को लंबा करें और ये रिजल्टेंट वेक्टर तक हम पहुंच जाएं सिर्फ एक ही वेक्टर के जरिए। तो इस डायग्राम को मैं वहां लेके जाता हूँ, अब हम थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमने ट्राइंगल देखना है, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ट्राइंगल एल जे एच को और आई एच के को, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये एक लाइन है, ये वैसे वेक्टर है, ठीक है, लेकिन हम इसको लाइन क्यों सपोज कर रहे हैं, एंगल मुझे चेक करना है। तो या तो वेक्टर को यहाँ ला के चेक कर लें, एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये दोनों वेक्टर्स या ये दोनों लाइंस कितनी दूर हैं ये देखना है। तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ ला के चेक कर लें तब भी कोई बात होगी। तो उसके बजाय मैं इसको सपोज कर रहा हूँ ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो इस हिसाब से ये देखें ये दूसरी लाइन है, ये दोनों वेक्टर्स को अगर मैं एक साथ मिला दूँ तो थ्योरम नंबर 1 है मैट्रिक का कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक एंगल बराबर आ गया। इसी तरह से ये क्योंकि इस पूरे पैरेललोग्राम के एच एल और एच के डायगोनल हैं, जिसको मैंने हाफ किया हुआ है, इस एच से एल तक और इस एच से के तक। पैरेललोग्राम में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है वो मिड पॉइंट होता है डायगोनल का, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल की बेसिस इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल में एक एंगल बराबर आ गया और एक लेंथ बराबर आ गई। अब हम थ्योरम नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब आपने किस तरह सपोज करना है, इस वेक्टर को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और इस वेक्टर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। वेक्टर लंबा नहीं कर रहे हैं, हमने असल में एंगल चेक करना है। तो आप यहाँ ला के चेक कर लें तब भी वही सेम चीज़ रहेगी, लेकिन मैं ये करना नहीं चाह रहा हूँ।
तो मैं इसको वैसे ही देख रहा हूँ अमाउंट ऑफ रोटेशन कितनी है, तो उसके लिए हम ऐसे चेक कर सकते हैं वहीं रहते हुए, ताकि देखने में आसानी हो जाए। और इसको मैं एक लाइन सपोज कर रहा हूँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में। क्यों पैरेलल हैं देखें, ये सी बी से ही निकल के म्यू सी बी बना है, इसी का स्केलर मल्टीपल है, तो यहाँ कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ ट्रांसलेट करके ले गया। सी बी और सी ए दोनों कोइंसिडेंट ही हैं, एक ही लाइन पर बने हुए दो वेक्टर हैं, तो इसको यहाँ से आगे करके ले गया, तो ये भी पैरेलल है। ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पे बने हुए वेक्टर से मिलके बने हैं, लैम्डा टाइम्स सी और म्यू टाइम्स सी बी। तो जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल ही हैं, और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। थ्योरम नंबर 3, अगर दो पैरेलल वेक्टर से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल और इसी का ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अब मैं देखूं दोनों ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल बराबर है और एक लेंथ बराबर है। एंगल एंगल साइड, थ्योरम नंबर 7, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर हो, यानी कि दो एंगल बराबर हो और एक साइड की लेंथ बराबर हो, तो दोनों ट्राइंगल असल में बराबर ही हैं। ये दोनों डिफरेंट ट्राइंगल नहीं है, बस ये ट्राइंगल इस तरह बना हुआ है, ये ट्राइंगल रोटेट होके बना हुआ है, इसको मैं इसके ऊपर ओवरलैप करता हूँ तो दोनों ट्राइंगल ही बराबर है, लेंथ के एतबार से भी एंगल के एतबार से भी। तो बाकी चीज़ें भी बराबर होंगी, उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस बुनियाद पे ही हमने बता दिया कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। इट मीन्स कि म्यू सी बी की लेंथ बराबर है लैम्डा सी ए की लेंथ के। तो ये जो एंगल एंगल साइड है ये तो लेंथ के बारे में हमें बताता है। तो आप हम मेरी प्री रिक्विजिट याद करें, अभी लेंथ बराबर आई है, तो दोनों वेक्टर बराबर हैं या नहीं है। लेंथ बराबर होने से ज़रूरी नहीं है कि ये म्यू सी बी वेक्टर बराबर है लैम्डा सी ए वेक्टर के, ये भी चेक करना है कि दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों सेम लाइन में बनने वाले वेक्टर से ही स्केलर मल्टीपल है, तो ये पैरेलल भी है। लेंथ बराबर है एंगल एंगल साइड और ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, तो असल में ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन देखें, ये म्यू बी की डायरेक्शन इधर है और लैम्डा सी ए की डायरेक्शन नीचे है, बराबर तो है लेकिन अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, यानी कि लैम्डा सी ए वेक्टर बराबर है और अपोजिट है म्यू सी बी के। ये वाली स्टेटमेंट हमने निकाली है, जिसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। इसको हम वहां ले आते हैं इक्वल की दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी बराबर आ जाएगा 0 के। तो यहाँ देखें लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अगर मैं इस ओ सी को इसके साथ इंटरसेक्ट करवा दूँ तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो रिजल्टेंट है लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी का, लैम्डा प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय ओ सी वैक्टर। तो देखिए हमने यही तो कहा था, यही तो निकालना था हमने, कि ये सिर्फ ओ सी के स्केलर मल्टीपल के बराबर आ जाना चाहिए। तो देख लें ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, इस केस में ओ सी वैक्टर के स्केलर मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। ये लैम्डा प्लस म्यू स्केलर मल्टीपल है, लैम्डा क्या है 3 और म्यू क्या था इस केस में 2, तो जो स्केलर मल्टीपल बनेगा 3 + 2 5 बनेगा। तो 5 को मैं उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इस उसी वेक्टर को नीचे ले आता हूँ तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा काम आसान हो गया और इस तरह लैम्डा म्यू थ्योरम प्रूव हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप ये भी साथ में याद रखें कि ये सी बी की लेंथ बड़ी हुई है और सी ए की लेंथ छोटी हुई है। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि सी बी की लेंथ छोटी हो जाए, सी ए की लेंथ बड़ी हो जाए, तो ये भी तो हमें चेक करना है। तो ये लेंथ हमें चेक करनी है, ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, अपोजिट हैं, तो इन दोनों की लेंथ तो बराबर है, ये हम यहाँ चेक भी कर चुके हैं, इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगा ताकि पाइथागोरस थ्योरम का काम भी हो जाए हमारा एक दफ़ा, और हमें प्रॉपरली समझ भी आ जाए कि इसके इनसाइड क्या काम हो रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल वेक्टर लेता हूँ 4 3, इस पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मिसाल के तौर पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ कैसे आएगी इसकी, तो देखिए क्या होगा, ये स्केलर मल्टीपल अंदर दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। इसकी मुझे लेंथ मालूम करनी है, तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ, तो देखें एक तो मैंने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया है,
दूसरा एक चीज और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मैं इसके साथ अगर माइनस साइन लगा दूँ तो ये -8 -6 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, -8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो देखें क्या होगा, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये स्टेप मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिएगा। इस 8 को मैं वापस लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। इसमें से पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, ठीक है। इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये रह जाएगा 4 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए इस एग्जाम्पल में कंक्लूजन निकला है जो हमें यहाँ पे आगे काम आने वाला है। वो कंक्लूजन क्या है, जो मैंने स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया था तो देखें वो वापस बाहर आ गया, लेंथ मालूम कर रहे थे तो स्केलर नंबर बाहर ही रहा। इसी तरह जब मैंने माइनस अंदर भेजा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसके बारे में भी बताना है मुझे, यहाँ स्केलर मल्टीपल है, इसके बारे में बताना था, तो ये स्केलर मल्टीपल ऐसे ही रहेगा। जब मैंने माइनस भेजा तो इस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया, तो लेंथ के लिए माइनस खत्म हो जाएगा, और ऑब्वियसली लेंथ पॉजिटिव भी होती है इसलिए पॉजिटिव होती है, ये खत्म हो जाएगा। और स्केलर मल्टीपल वैसे ही रहा, और इसके साथ जो ये वेक्टर था ये उसकी लेंथ है, सिर्फ ये 4 3 की वाले वेक्टर की लेंथ आई है, यानी ये लैम्डा ऐसे ही रहा, और लेंथ जो आई है वो OA वेक्टर की है। मिसाल के तौर पर इस केस में मैंने जो एग्जांपल ली थी 4 3 वेक्टर, तो जो लेंथ आएगी इस 4 3 वेक्टर की आएगी। इस तरह भी मैं लेंथ को लिख सकता हूँ मॉड का साइन लगा के, तो लेंथ सिर्फ वेक्टर के साथ मैं लेंथ लिख देता हूँ, और स्केलर मल्टीपल में बाहर लिख दूँ तो उसकी लेंथ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखनी है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब मैं ये इक्वेशन नंबर A नीचे लिख रहा हूँ, लैम्डा टाइम्स CA माइनस म्यू टाइम्स CD। अगर मुझे इन दोनों की लेंथ निकालनी है तो जो काम मैं इक्वेशन के एक तरफ कर रहा हूँ वो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, इधर भी लेंथ मालूम करूंगा, इधर भी लेंथ मालूम करूंगा। इस एग्जाम्पल को देखते हुए मैं लिख सकता हूँ कि स्केलर मल्टीपल बाहर ही रहेगा, CA की लेंथ आ जाएगी जो कि बराबर आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल ऐसे ही रहेगा, CB की लेंथ आ जाएगी। वेक्टर का निशान नहीं बनाया है मैंने, लाइन का निशान बनाया, इट मीन्स कि इनकी लेंथ मालूम करनी है आपने। तो यहाँ लैम्डा रहेगा, ये डिवाइड में म्यू आ जाएगा, लैम्डा और म्यू को एक साथ लिख दिया, इसी तरह CB डिवाइडेड बाय CA आ जाएगा। ये है कंडीशन कि कितना आपने ऊपर नीचे करना है, कितनी लेंथ CB की रह जाए और CA की रह जाए। तो कितनी रह जाए, जितना रेशो लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू पे आएगा, जो आपने लैम्डा सेट किया और म्यू सेट किया है, उनका जो रेशो आएगा उस रेशो के हिसाब से आपने CB की लेंथ और CA की लेंथ को रखना है, तब जाकर ये आपका OC सेट जगह पर आएगा कि आप स्केलर मल्टीपल करें और आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए। इस रेशियो से क्या मकसद है, एक एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे लैम्डा 3 था, म्यू 2 था, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, CB आ गया 6 और आ गया 4। तो देखिए अब भी तो रेशियो सेम ही है, 2 3 6, 2 2 4, तो ये सेम रहेगी। डिफरेंट नंबर हो सकते हैं लेकिन रेशियो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कटने पिटने के बाद सेम नंबर आना चाहिए, तो तब जाकर ये सेट होगा ऐसी पोजीशन पर कि आप OC को सिर्फ लैम्डा, OC वेक्टर के साथ सिर्फ लैम्डा प्लस म्यू को मल्टीप्लाई करें इस स्केलर नंबर को, ये आपको रिजल्टेंट तक पहुंचा देगा। ये लैम्डा म्यू थ्योरम है और ये उसकी स्टेटमेंट है जिसको आप इस तरह भी लिखते हैं। आप बुक में देखेंगे लैम्डा म्यू रेशो की फॉर्म में बराबर होगा CB की लेंथ CA की लेंथ। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ लैम्डा यहाँ म्यू लिखा हुआ है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये CB की लेंथ और CA की लेंथ है, ये लैम्डा और म्यू नहीं बनेगा, इनका रेशो बनेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता किस पर्पज से लिखा है लेकिन ये लैम्डा म्यू नहीं है। तो ये आपका लैम्डा म्यू थ्योरम प्रूफ हो जाता है। हमने बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स पढ़ी, आसान है, कोई इतना मसला नहीं है। आपको नहीं समझ आता तो आप कुछ उसको देखें बार बार, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये आपको आगे जो आपकी एक्सरसाइज है, आपके एग्जाम्पल्स हैं और आपकी जो मैकेनिक्स है, आगे के चैप्टर्स हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो होप कि आपको समझ आया होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।